और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। एक नामचीन स्कूल की बस में 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। मासूम बच्ची से हुई हैवानियत के इस मामले में अब बाल आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। 5 बिंदुओं पर आयोग ने जानकारी मांगी है, जिसका 3 दिनों के अंदर स्कूल प्रबंधन को जवाब देना होगा। पुलिस मुख्यालय की भी बाल आयोग ने चिट्ठी लिखी है। इधर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। लगभग 5 बिंदुओं पर उनसे जानकारी मांगी है कि आपने कहां-कहां अनदेखी की है, कहां-कहां आपने निर्देशों का पालन नहीं किया है। ये जानकारी आने के बाद संबंधित लोगों पर हम कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। बस अंकल बैड है, वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। एफआईआर में दर्ज ये वो घिनौना सच है जो थर्रा कर रख देता है। मासूम बच्चियों की हिफाजत का सवाल, घिनौनी मानसिकता का। 3.5 साल की मासूम बच्ची तक सेफ नहीं, जिसके साथ स्कूल बस में बस ड्राइवर ने अश्लील हरकत की, उसे बैड टच किया। वो मासूम गुड़िया जो किसी को कुछ बता नहीं पाई। अब हुआ क्या है वो आपको एफआईआर की जुबानी सुनाते हैं। भोपाल के नामी ग्रामीण स्कूल बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल का ये मामला है। तारीख 8 सितंबर, जब 3.5 साल की बच्ची स्कूल बस से अपने घर पहुंची। वक्त हो रहा था दोपहर के 1:30 बजे। बच्ची की ड्रेस बदली हुई थी। ये देखकर बच्ची की मां हैरान रह गई। एफआईआर के मुताबिक बच्ची की मां ने बताया कि बच्ची की टी-शर्ट गंदी या गीली नहीं थी। फिर मां ने अपनी बेटी से पूछा कि आपकी ड्रेस किसने बदली, तो बच्ची ने बताया बस के अंकल ने। अभी भी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ना तो बेटी की टी-शर्ट गंदी थी, ना ही गीली, ना उस पर उल्टी थी, तो ड्रेस क्यों बदली गई और पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया। स्कूल में ड्रेस चेंज नहीं हुई थी, ये बात खुद टीचर ने कही। तो बस में ड्रेस किसने चेंज की और क्यों? स्कूल प्रबंधन से घर वालों को कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे ये साफ हो सके आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन रात में 8 बजे जब बच्ची वॉशरूम गई तो पेरेंट्स ने उससे प्यार से पूछा, आपको स्कूल या बस में कोई बैड टच करता है? और बेटी ने जो सच बताया उसे सुन परिवार वाले दंग रह गए। मासूम बच्ची ने कहा, बस अंकल बैड हैं, वो मुझे परेशान करते हैं और बैड टच करते हैं। और उसके बाद मासूम बच्ची ने जो बताया वो होश उड़ाने वाला है। स्कूल बस में बस ड्राइवर ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी। ना तो बच्ची के घर वालों को सीसीटीवी फुटेज दिए गए। स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या सफाई दी गई, सुनिए। फुटेज का सिर्फ इतना रहता है कि जो भी हम लोग कैमरास वगैरह करते हैं ये थर्ड पार्टी वेंडर के पास होता है। उसका स्टोरेज वगैरह हम लोग बहुत दिनों तक नहीं रखते हैं क्योंकि बसेस बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जीपीएस ट्रैकर क्लाउड में जाता है और वो कोई भी उसके साथ टैंपर नहीं कर सकता है। तो उसको जब देखा गया तो यही पाया गया कि जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है 8 तारीख को, उस दिन बच्ची के साथ जो रेगुलर रूट था वही फॉलो किया गया। उस बस में एक महिला केयर टेकर भी थी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उसने बच्ची की ड्रेस बदली। दलील ये कि पानी पीने से बच्ची की ड्रेस गीली हो गई थी। बच्ची ने कहा कि कपड़े चेंज किए। उसकी माँ को भी उसने बहुत सारी बातें बताई कि स्कूल वाले अंकल है जो गलत हरकत करते हैं। तो उसको इस बारे में कुछ ड्राइवर से आपकी बात हुई? जी, हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा सेट कपड़ों का छोटे बच्चों का रखवाते हैं क्योंकि बच्चे कभी कभी गंदा कर देते हैं, सॉइल कर देते हैं या वॉमिट कर देते हैं। किसी कारण से बच्चे जो है 3-4 घंटे अगर आपको सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग चेंज का अलाउ करते हैं, दीदी उनको चेंज कर। जबकि एफआईआर में ये कहा गया है, बच्ची ने बताया कि अंकल ने ड्रेस बदली। एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है, उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे।
इस मामले में सीएम शिवराज सख्त नजर आए। इस केस को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। एक और सच सुनिए। 2 सप्ताह पहले बच्ची को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ था, जिसे उसने घर वालों को बताया था, लेकिन घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और फिर 8 सितंबर को ये घिनौना सच सामने आया। आखिर कहां महफूज हैं बेटियां? भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कुछ दिनों बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। शहर शहर गरबा कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, लेकिन इस बीच मंत्री उषा ठाकुर ने एक बार फिर नया सियासी शगुफा छोड़ दिया है। अगर मूर्ति पूजा में मुस्लिमों की आस्था है तो गरबा कार्यक्रमों में उनका स्वागत है, लेकिन बिना पहचान पत्र के आने पर पाबंदी है। मंत्री जी के इस बयान को विपक्ष ने ध्रुवीकरण का नाम दिया है। गरबा में मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये शक्ति की आराधना का पर्व है। अगर मूर्ति पूजा में मुस्लिमों की आस्था है तो उनका स्वागत है। उनकी धार्मिक आस्था और धर्मशास्त्र उन्हें अनुमति देते हैं तो ही वे गरबे में आएं। जो भी मुस्लिम आए अपने परिवार के सदस्यों के साथ आएं, केवल मनोरंजन के लिए न आएं। मेरा निवेदन इतना ही है, यदि मूर्ति पूजा में उनकी आस्था है, यदि उनके कुरान, उनकी धर्मशास्त्र उनको अनुमति देती है मूर्ति पूजा की, तो उनका स्वागत है। आप मनोरंजन के लिए ना आए और मनोरंजन के लिए ना आए, सही एकदम बात आपने कह दी। और साथ आना है तो अपनी माँ, पत्नी, बेटी, इनको साथ निमंत्रण दे रही मैम, अकेला ना आए। निमंत्रण दे रही मैम, निमंत्रण भाई उनकी, यदि वो मूर्ति पूजक बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बिना पहचान पत्र किसी को गरबा में प्रवेश न दें। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि गरबा में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के साथ भेदभाव की बात नहीं है। सबका स्वागत है, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ। इसमें एंट्री किसकी बैन रहेगी? सिर्फ हिंदुओं को एंट्री दी जाएगी? देखिए, आप ऐसे उसको मत, पंथ और संप्रदायों में बांटकर सामाजिक समरसता को भंग ना करें। नव दुर्गा का उत्सव शक्ति और साधना का पर्व है। शुचिता और आध्यात्मिक बल का विकास हो, किसी प्रकार का एक झूठा वातावरण वहां ना बने। इसलिए जो भी व्यक्ति आए अपनी पहचान लेकर आए, पहचान छुपा कर ना आए। कोई भी आ सकता है, कोई भी पहचान लेकर कोई भी। कुछ दिन पहले भी मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि इस बार गरबा कार्यक्रमों में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिया जाएगा। बगैर पहचान किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि गरबा कार्यक्रम लव जिहाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। देखिए, उषा ठाकुर जी जो बात कर रही हैं, ना तो उसमें उनके इरादे नेक हैं, ना ही नीयत साफ है। यहाँ भी वो वही ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही हैं, वही राजनीति कर रही, गंदी राजनीति जो भाजपा के अन्य नेता करते हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा और भी कई धर्मों में होती है, कईयों में नहीं होती। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही हैं, पहले उन्होंने कहा कि आधार लेकर एंट्री करें, आज करें सपरिवार आए, तो मुझे लगता है ये उनका जो बयान है, ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने का बयान। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के लिए सब उसके बच्चे एक समान होते हैं। उषा ठाकुर ने यह बयान ग्वालियर में दिया था। उन्होंने गरबा आयोजित करने वालों से अपील की थी कि इस बार गरबा में प्रवेश देने से पहले परिचय पत्र देखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करोड़ों की हेराफेरी के किंग बिशप पीसी सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा एफडी की जानकारी जांच एजेंसी को मिली है। ईओडब्ल्यू की पूछताछ में इसका खुलासा भी हुआ। केंद्रीय एजेंसियां भी बिशप से पूछताछ लगातार कर रही हैं। जानकारी मिली है कि बिशप पीसी सिंह ने 174 बैंक खाते खोल रखे हैं। बैंक खातों की डिटेल खंगालने में ईओडब्ल्यू के अधिकारी लग गए हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ली जा रही है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू को जानकारी मिली है कि बिशप पीसी सिंह ने 174 बैंक खाते खोल रखे हैं।
जिसमें से 48 बैंक खातों में स्कूलों की फीस जमा होती है, तो बाकी बैंक खाते धार्मिक संस्थाओं, परिवारजनों और अन्य लोगों के नाम पर हैं, जिनका पूरा संचालन पीसी सिंह ही करता है। सीएनआई यानी द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर और बिशप पीसी सिंह पर लगातार ईओडब्ल्यू की नकेल कसी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि ईओडब्ल्यू के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण समेत विदेशी फंडिंग के एंगल पर जहां केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हुई हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर धर्मांतरण के एंगल पर और जमीनों की खरीद फरोख्त के एंगल पर जिला प्रशासन अब पूरी कार्रवाई पर नकेल कसे हुए है। वहीं बैंक खातों की डिटेल खंगालने में ईओडब्ल्यू के अधिकारी लग गए हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ली जा रही है। नागपुर से पीसी सिंह की गिरफ्तारी की गई थी और ईओडब्ल्यू लगातार जो जांच है वो यहाँ जारी, देख सकते हैं अधिकारियों की भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और लंबी गहन जो पूछताछ है वो यहाँ पर पीसी सिंह से जारी है। इसी दफ्तर में पीसी सिंह को रखा गया और तमाम मसलों को लेकर जो जांच परख है वो की जा रही है। इस लिहाज से बेहद अहम अब ये हो जाता है कि क्या विदेशी फंडिंग के आधार पर भारत देश में धर्मांतरण कराया जा रहा था और आखिर कहां कहां इनके कनेक्शन पाए गए हैं। बहुत बड़ा और जटिल मसला है। जो भी हो, इस जांच का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू को भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद नागपुर से पीसी सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अभी ईओडब्ल्यू रिमांड पर पीसी सिंह से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को घेरने की कोशिश की। अंदर जहां कारण डैम से लेकर पोषण आहार जैसे मसलों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, तो सदन के बाहर किसानों को की फसलों के वाजिब दाम न मिलने के बहाने विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर जमकर लहसुन पॉलिटिक्स की, लेकिन कई मोर्चों पर विपक्ष भी घिरा नजर आया। मसलन जो विपक्ष सत्र को छोटा बताकर सरकार को कोस रहा था, उस विपक्षी दल के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष खुद सदन में मौजूद नहीं थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया, लेकिन अक्सर ऐसे सत्रों का जो शुरुआती हश्र होता आया है, यहां भी वही हुआ। नोकझोंक के बाद सत्र अगले दिन 14 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विधानसभा स्पीकर का चर्चा के दौरान लंच ब्रेक न देने का फैसला आशाएं जगाता है। अब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे की जगह 7:30 बजे तक सदन में लगातार चर्चा होगी। इस लिहाज से विधानसभा की कार्यवाही के 3.5 घंटे बढ़ जाएंगे, यानी जनता के मुद्दों पर ज्यादा बात। हम अपनी जो कार्यावधि है, हमारे समय है, उनमें कुछ की कटौती करते हुए उसको समय को वृद्धि करना। जो दोपहर का लंच ब्रेक है 1.5 घंटे का, उसको ख़त्म किया है, उसको कंटिन्यूस करेंगे और शाम को 5:30 की जगह में 7:30 बजे तक करेंगे। इस तरह से 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमने निकालने का प्रयास किया और आवश्यकता यदि होगी, ऐसा लगता है कि बहस पूरी नहीं हो पा रही है, तो 7:30 को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इधर विपक्ष कारम के साथ पोषण आहार पर भी चर्चा चाहता है। कांग्रेस के मुताबिक मॉनसून सत्र छोटा है, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर बोल गए कि वो सदन में बैठकर किसी की बकवास नहीं सुनना चाहते। मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के, उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। इधर बीजेपी ने कमलनाथ के सदन की कार्यवाही में शामिल न होने को ही मुद्दा बना लिया। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। सदन बैठने के साथ ही अंदर हंगामा तो बाहर लहसुन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक किसानों को फसल का सही दाम न मिलने का हवाला देकर लहसुन लेकर सदन के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर लहसुन पटक दिया तो बीजेपी ने इसे किसान की मेहनत का अपमान बता दिया। बिल्कुल स्पष्ट है, ये सरकार जो विधायक खरीदी पे भरोसा करती है, पर किसान की लहसुन जो 50 पैसे प्रति किलो जा रही है, उस लहसुन को नहीं खरीदती है। हम लगे हैं सरकार पे दबाव बनाने कि किसान को लहसुन के भाव दो। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और अब ये सब चीजें
सीजनल चीज़ें होती हैं, कभी किसी चीज़ के दाम घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। उसके बाद भी सरकार जितना किसानों के लिए कर सकती है उतना कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं, और इसलिए इनको तो कोई नैतिक अधिकार है नहीं। और इनके समय भी किसान सब्जी फेंकते थे, तो इनने क्या किया था? दरअसल सत्र ठीक से चलाने एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ चर्चा और कांग्रेस बीजेपी ने विधायक दल की बैठक भी कर डाली, लेकिन नतीजा वही हुआ जो होता आया है। तो क्या ये बैठकें महज औपचारिकताएं भर रह गई हैं? क्या सदन को भी जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय वार पलटवार का प्लेटफॉर्म बना लिया गया? हालांकि कुछ देर के लिए हाई प्रोफाइल हुए लहसुन को बाद में कचरे के डिब्बे में पहुंचा दिया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर वाकई सार्थक बहस हो पाएगी सदन में? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन संघ को कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में श्री राम की माता कौशल्या के नाम पर घेर लिया है। मोहन भागवत चंद्रखोरी में माता कौशल्या मंदिर पहुंचे तो इस दर्शन पर भी सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल का आमंत्रण आखिरकार संघ ने स्वीकार कर लिया और मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या माता मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। साथ में संघ के प्रांत संघचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना और महानगर संघचालक महेश बिरला भी मौजूद थे। इसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वीआईपी रोड वाले राम मंदिर पहुंचे, जहां भागवत ने भगवान श्री राम का दर्शन किया। बघेल ने बुलाया और भागवत आ गए, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन सीएम बघेल के ट्वीट ने इस दर्शन को सियासी बना दिया, क्योंकि सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि हमने मोहन भागवत जी को माता कौशल्या मंदिर दर्शन के लिए आमंत्रित किया था। मुझे विश्वास है कि वहां पहुंचकर उन्हें शांति की अनुभूति हुई होगी। रही सही कसर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के ट्वीट ने पूरी कर दी। आरपी सिंह ने ट्वीट किया कि भूपेश बघेल जी ने संघियों को माता कौशल्या माता मंदिर जाने के लिए बाध्य कर ही दिया। राम के नाम पर वोटों की भीख मांगने वाले लोगों को माता कौशल्या से इतनी नफरत क्यों है? ट्विटर वाली चिड़िया शांत हुई तो सुशील आनंद शुक्ला भी जुबानी हमला करने सामने आ गए, यानी जले पर नमक छिड़कने। कांग्रेस के औपचारिक निमंत्रण का इंतजार था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संघ प्रमुख से यह भी अनुरोध किया था कि वे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोठान का भी अवलोकन करने जाएं। साथ ही भारत के नौनिहालों के, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के लिए चलाई जा रही स्वामी आत्मानंद मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का भी अध्ययन का भी अवलोकन करने जाएं, तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी। वह खुशी होगी यह जानकर कि देश में एक ऐसी भी सरकार है जो गायों के संरक्षण के साथ साथ भारत के भविष्य के निर्माण के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस के इतने सारे हमलों का जवाब देने बीजेपी सांसद सुनील सोनी सामने आए। पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेसी संस्कार विहीन लोग हैं, इन्हें सुधरने में वक्त लगेगा। वो संघ की शाखा में जाएंगे, अनुशासन क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, उसके बाद में मैं नहीं समझता कि वो आगे जाकर कभी बोलेंगे। एक बार जाइए, जाकर समझने का कोशिश करेंगे तो आपकी भाषा भी सुधर जाएगी, आपकी चाल, आपका व्यवहार, आपका बॉडी लैंग्वेज सब अनुशासित हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। और इसकी आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, कांग्रेसियों को ये मेरी सलाह है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन संघ से कांग्रेसियों को न तो मोहब्बत है न जंग, क्योंकि संघ चुनाव लड़ता नहीं, सियासत में सीधा दखल नहीं, लेकिन संघ पर हमला करने का सीधा मतलब बीजेपी के बौद्धिक और राजनीतिक चाणक्यों पर वार करना। यही वजह है कि कांग्रेस ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब चलते चलते आपको तवा डैम की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार पानी का इनफ्लो बढ़ने के बाद डैम के गेट फिर से खोल दिए गए हैं। तवा डैम के 9 गेट को 7 फीट की ऊंचाई तक खोल दिया गया, जिससे 1,09,728 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
दरअसल तवा डैम की कैचमेंट एरिया साड़ी, बैतूल, पचमढ़ी और इन सभी जगह पर जमकर बारिश होने से डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ रहा है। वर्तमान में डैम का जलस्तर करीब 1166 फीट है। डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।